मित्रों, नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 40 पे चर्चा करेंगे। मैं हूं व्यास जी। अगर आपने प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पढ़ी हो, मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाता था, हर जगह पढ़ाया जाता होगा। खास करके प्रेमचंद साहित्य तो बहुत ही मशहूर है और उत्तर भारत के स्कूलों में जरूर पढ़ाया जाता रहा था। पंच परमेश्वर की कहानी यह है कि दो दोस्त हैं, अलगू चौधरी हैं, दूसरे जुम्मन शेख हैं। दोनों में दांत काठी दोस्ती है। हुआ ये कि जुम्मन शेख जो है, उनकी चाची ने उन्हें कुछ ज़मीन का टुकड़ा बंधक रखा था और बाद में जुम्मन शेख की नीयत डोल गई। उन्होंने उस टुकड़े को अपने पास ले लिया। चाची भागी हुई गांव के पंचायत के पास गई और पंचायत को उसने कहा, पंचों, आप सभी लोग मिल करके फैसला कीजिए, जुम्मन शेख ने मेरे साथ बेईमानी की है। पंचायत बैठी। पंचायत के मेंबरों में अलगू चौधरी को भी लोगों ने चुना कि आप भी पंच के रूप में बैठिए। जुम्मन शेख बड़े खुश हुए कि अरे भाई, अपना साथी है, अब तो मेरे पौ 12 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाची ने खड़े होकर कहा कि पंच परमेश्वर हैं आप लोग, आप ईश्वर का वास है, इसलिए आप न्याय करेंगे, न्याय करेंगे। स्थानीय भाषा में न्याय शब्द का उसमें उल्लेख किया गया। आप न्याय करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जब बात होने लगी पंचायत के समक्ष, जब झगड़ा लाया गया, जब मामला लाया गया, तो अलगू चौधरी बड़े पशोपेश में पड़ गए। एक तरफ दोस्त था, दोस्ती थी, दांत काटी दोस्ती थी, और दूसरी तरफ न्याय का तकाजा था। एक फरियादी फरियाद कर रहा था कि जुम्मन शेख ने उसके साथ बेईमानी की है। क्या करें अलगू चौधरी? अलगू चौधरी के मन में अचानक लगा कि मैं तो ऐसी जगह बैठा हुआ हूं पंच के रूप में, जो न्याय करना जिसका काम है, ये तो परमेश्वर का काम है, ईश्वर का काम है, और मैं अपने दोस्त के लिए बेईमानी कैसे करूं? नहीं कर सकता। उन्होंने जो फैसला पंचों के साथ दिया वो यह था कि जुम्मन शेख उस जमीन के टुकड़े को मौसी को वापस कर दे। जुम्मन शेख को तो धक्का लगा कि अरे, दोस्त ने मेरे पीठ में चाकू भोंक दिया। दोस्त दोस्त न रहा, जो बहुत सारे बाद में फिर हुए गाने हैं। बताइए, दोस्त ने ऐसा किया और दोनों के बीच जो गहरी दोस्ती थी वो टूट के बिखर गई। बाद में स्थिति ऐसी हुई कि अलगू चौधरी के पास बैलों की अच्छी जोड़ी थी। कोई सेठ था, उसने उनसे बैल खरीदे और उसने बैल को बैलगाड़ी में लादा और वो लेके चला गया। और इतना क्रूर था कि उसने पैसा तो भी नहीं दिया था उनको, लेकिन इतना क्रूर था कि उसने जो है सो ये शायद पैसा दे दिया था, पर क्रूर था कि वो बैलों को बिना चारा पानी दिए हुए मार हाँकता रहता था। तो परिणाम निकला कि जिस बैल को उसने खरीदा था अलगू चौधरी से, बैल एक दिन मर गया। ये जो व्यापारी है मजबूत था, वो भागता अलगू चौधरी के पास आया। उसने कहा कि तुम्हारा बैल बीमार था और तुमने बीमार बैल मेरे मत्थे मर दिया, इतना पैसा भी मैंने तुमको दिया और इसके साथ साथ बैल इतना मेरे खाया, ये खाया, वो खाया, तो पूरा खर्चा इतना होता है, तुम मुझे वापस करो पैसा। अलगू चौधरी बड़े पशोपेश में कि एक तो बैल मैंने इसको बेच दिया, और अगर बैल मर गया तो मेरी जवाबदेही कैसे? मेरा बैल तो बड़ा बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, स्वस्थ था, सब कुछ था। तो फिर पंचायत बैठी और उस पंचायत में जुम्मन शेख को पंचों के साथ चुना गया। अलगू चौधरी घबरा गए कि जुम्मन शेख तो बदला लेगा। जुम्मन शेख जब पंच के आसन पर बैठे और जब दोनों पक्षों की बातें पंचों के सामने आई, मामला आया, तो जुम्मन शेख को लगा कि भले ही अलगू चौधरी ने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन पंचों के साथ जिस आसन पर मैं बैठा हूं तो अल्लाह का आसन है, और अल्लाह के आसन पर बैठ के अन्याय नहीं किया जा सकता। शायद अलगू चौधरी ने भी मेरे साथ यही सोच करके अन्याय नहीं किया, क्योंकि मौसी का तो मैंने हड़प ही लिया था। उनकी आत्मा जागी और अंत में जो फैसला आया वो सेठ के खिलाफ गया। सेठ पर जुर्माना लगा, और यही नहीं, जो क्रूरता उसने जानवरों के साथ की थी उसके लिए भी पंचायत ने उस पर जुर्माना लगाया और उसे देना पड़ा।
जब जुम्मन शेख आसन से उठ करके नीचे आए तो अलगू चौधरी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और दोनों दोस्त गले मिले। और जुम्मन शेख ने कहा कि मैं उस समय नहीं समझ पाया था, उस आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति परमेश्वर होता है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है, वो न्याय करता है। आज मैं समझ गया दोस्त, और हमने जो तुमसे इतने दिनों से दुश्मनी कर रखी थी उस दुश्मनी को ख़त्म करो। और दोनों रोने लगे और आंसुओं में दुश्मनी धुल गई। तो हमारे देश में परंपरा रही है पंचायतों की, लेकिन अनुच्छेद 40 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 40 है, उसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि स्टेट को ग्राम पंचायत को ऑर्गेनाइज करना होगा और उसको ऐसी शक्तियां देने की आवश्यकता होगी ताकि वो अपने उस काम को कर सके, और मूलतः ये सेल्फ गवर्नमेंट का एक फॉर्म होगा, ये इस रूप में अनुच्छेद 40 ने कहा। अब चूंकि ये फंडामेंटल राइट तो है नहीं, लेकिन ये पॉलिसी को गाइड करता है। इसलिए आप में से जो लोग थोड़ा सा इतिहास जानना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि 1952 में आज़ादी के बाद CD ब्लॉक्स की स्थापना हुई थी। सामुदायिक विकास ब्लॉक कहते हैं उनको, जो सामुदायिक विकास के कामों को हाथ में उसको लेना था। उसका काम कैसे ठीक से चलेगा, उसके लिए एक बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। उस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी और समिति ने पाया कि जो CD ब्लॉक बनाए गए थे उसका काम ठीक से नहीं चल रहा है, और इसके लिए उन्होंने सिफारिश किया कि हमें पंचायती राज व्यवस्था को जिले में सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी, इस्टेब्लिश करनी होगी। तो 3 टियर व्यवस्था होगी, ग्राम पंचायत होगा और कुछ जगहों पर न्याय पंचायत भी उसका पार्ट होगा अलग से, तो उसको न्याय की शक्तियाँ मिलेंगी। लेकिन मूलतः जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और सोशल जस्टिस का काम है उसके लिए ग्राम पंचायतें होंगी, इंटरमीडिएट पंचायतें होंगी जो CD ब्लॉक के लेवल पे होंगी, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। 1958 के जनवरी में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने उस रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और राज्यों को, चूंकि राज्य का विषय है, स्टेट लिस्ट में एंट्री 5 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी की बात कही गई है, इसलिए ये राज्यों को कहा गया कि आप पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की है उसके अनुसार लागू कीजिए। राज्यों ने लागू करना शुरू किया, पहले किसी राज्य ने किया, फिर धीरे धीरे सभी राज्यों में पंचायती राज अधिनियम बने। मैं तो पंचायत का डायरेक्टर रह चुका हूँ 1989 के आसपास, और मैं जानता हूँ उस समय पंचायती राज एक्ट हमारे पास था और हमारे यहाँ 3 टियर व्यवस्था बिहार में लागू हुई थी। कुछ राज्यों में बहुत बढ़िया तरीके से चला, इलेक्शन समय समय पे होते रहे, कुछ शक्तियाँ भी पंचायतों को दी गई। विशेष रूप से 1978 में कर्नाटका में उसका मॉडल बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। वहाँ पे पंचायतों को काफ़ी शक्ति दी गई और पंचायतों ने विकास के काम, ग्राम पंचायत से लेकर के जिला परिषद तक विकास के काम शुरू किए। जो CDO होता था, जिसको उत्तर प्रदेश में आजकल CDO कहते हैं, उसी पैटर्न पर CEO जिला परिषद एक IAS ऑफिसर को बनाया गया था कर्नाटका में, जो सारे जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स थे वो उनको कोऑर्डिनेट करते थे CEO साहब और उसको चलाया करते थे। तो बड़ा अच्छा मॉडल था। बंगाल में भी बढ़िया चला, क्योंकि बंगाल में तो बाकायदा पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, और आंध्र प्रदेश में भी चला। लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश थे जहाँ पर वो ठीक से नहीं चला, चुनाव समय पे नहीं होते थे, जो शक्तियाँ मिलनी चाहिए नहीं थी, वित्तीय अधिकार इत्यादि नहीं था। ये स्थितियाँ चलती रहीं, लेकिन 1993 में आके 73rd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9, और उसमें पंचायतों के बारे में बाकायदा क्या होना चाहिए ये सारी चीज़ें अंकित की गई। कुल मिला करके एक आर्टिकल उसमें डाली गई पार्ट 9 में, जिसको आर्टिकल 243 कहते हैं, किंतु उसमें ABCDEFG से O तक करके बहुत सारे उसमें अनुच्छेद डाले गए। कुल मिलाकर के 16 कह सकते हैं कि अनुच्छेद डाले गए, और उन अनुच्छेदों के माध्यम से शक्तियां दी गई। और एक 11 शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। इसमें वो लिस्ट दी गई जिस उस लिस्ट में जो मैटर थे, जो मामले थे, जो पंचायतों को ट्रांसफ़र होने थे। लेकिन चूंकि ये राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को ही कहा गया करने के लिए, और चूंकि संविधान का ये हिस्सा बन गया, इसलिए राज्यों के लिए करना एक तरीके से अनिवार्य होगा। तो क्या मूल बातें थी, मैं मूल बातें आप तक पहुंचाना चाहूँगा।
पहली मूल बात तो यह थी कि वो 3 टियर पंचायती राज की व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था, उसी के आधार पर हुआ कि विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉक में पंचायत और जिला परिषद। अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो जिला परिषद को कुछ जिला पंचायत कहते हैं। अब पंचायत समिति नीचे बीच में होती है और इस तरह से करके चीज़ें होती हैं। तो पहला ये रहा कि साहब आप 3 टियर लागू करेंगे, लेकिन जिन स्टेट्स में, जिन राज्यों में आबादी 20 लाख से कम थी, उन्हें कहा गया आप 2 टियर ही रखिए, वो चलेगा। अब चूंकि जो 11th शेड्यूल है उसमें मैटर्स दिए हुए हैं कि साहब किन चीज़ों को पंचायतों को दिया जाएगा, इसलिए पंचायतों के लिए वित्तीय अधिकार भी कुछ होने चाहिए। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में प्रावधान किया गया कि हर 5 वर्षों बाद एक फाइनेंस कमीशन बैठेगा जो बाकायदा कौन सी चीज़ें, कौन से कामों के लिए वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए पंचायतों को, वो वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे और डिवोल्यूशन ऑफ फंड भी होगा। जैसे आप जानते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन नेशनल लेवल पे है वो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सेस का बंटवारा करता है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य स्तर पे और पंचायतों के स्तर पर फंड का बंटवारा करने के लिए बनाया गया कि सिफारिशें करेगा, उसके हिसाब से फंडों का डिवोल्यूशन होगा। पंचायतों को सीमित रूप में टैक्सेस भी इम्पोज करने की शक्ति दी गई। टोल टैक्स लगा सकते हैं, हाट बाजार लगते हैं उसके टैक्स ले सकते हैं, सरात होता है, बिहार में सरात कहते हैं, जैसे जलकर है, फलकर कहा जाता है, बहुत सारे तालाब पंचायतों के जिम्मे होते हैं, मछलियाँ भी वहाँ होती हैं, तो उसका जो आमदनी है वो पंचायतें ले सकती हैं, हाट बाजार लगते हैं उसकी ले सकती हैं और कुछ टैक्स भी इम्पोज कर सकती हैं सीमित मात्रा में। ये अधिकार उनको दिए गए। इलेक्शन होने चाहिए और हर 5 वर्षों में होना चाहिए, इसको अनिवार्य कर दिया गया। और महत्वपूर्ण ये रहा कि जो पंचायतों में जो सदस्यों का चयन होगा उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि SC ST को तो रिजर्वेशन होना ही है, चूँकि तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता संविधान में बनाई गई है, और चूँकि दलित और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो तो निश्चित तौर से सामाजिक और आर्थिक हर दृष्टि से काफ़ी पिछड़े रहे हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको लीडरशिप रोल प्रोवाइड करने के लिए किया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और मैं मानूंगा कि प्रगतिकामी कदम रहा वो यह रहा कि उसमें क्षैतिज रूप से 1/3 महिलाओं को, SC ST में 1/3 हो गया क्षैतिज रूप से, और ओवरऑल जितने मेंबर चुने जाएंगे मिनिमम था शब्द एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 33% आरक्षण दिया गया। ये जो महिला आरक्षण की बात लगातार होती रही और अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में महिला आरक्षण पारित हुआ है, तो उसका भ्रूण उसी समय आप देखेंगे कि जो 73rd अमेंडमेंट था उसी में महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई इस तरह के इलेक्टेड पोस्ट्स पर। उसका कारण ये रहा कि महिलाएं काफ़ी इस सत्तात्मक समाज में उनकी बात लोग सुनते कहाँ हैं। उन्हें तो है कि घर ही में उनको काम में लगाए रहो, चौका और चूल्हा और बर्तन और भांडे और बच्चों की देख रेख, इसके अलावा उनको ज़िंदगी नहीं देती। तो इसलिए हुआ कि अगर स्त्रियां लीडरशिप रोल में आती हैं पंचायतों में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और सोशल जस्टिस के बारे में जो विषय पंचायतों को दिए गए हैं उन विषयों को दृष्टिगत रखते हुए वे काफ़ी कुछ बेहतर कर सकती हैं। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पे की गई। और मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत सारे राज्यों ने 50% तक महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अब बहुत सारे पुरुष चिल्लाने लगे साहब हमारा क्या होगा, तो ये रोटेशनल बेसिस पर है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो लंबे काल तक चलेगा। रोटेशनल बेसिस पर है कि वो रोटेशनल बेसिस पर आरक्षण उसमें होता रहेगा। तो इस प्रकार से 73rd अमेंडमेंट ने इलेक्शन अनिवार्य कर दिया, क्या डिवोल्यूशन का फंड का उसकी व्यवस्था कर दी, फाइनेंस कमीशन बना करके टैक्स इत्यादि लेने का अधिकार दे दिया। जो शक्तियाँ 11th शेड्यूल में दी गई हैं, स्टेट ने कानून बना करके उनको ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया, क्योंकि राज्यों को ही कानून बनाने का था। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जिन राज्यों में राज्य सरकारें प्रतिबद्ध हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, विकेंद्रीकरण के लिए, वहाँ तो बढ़िया ढंग से पंचायतें चल रही हैं। लेकिन जहाँ पे राज्य सरकारें, यही कहा जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी उस राज्य सरकार को चलाते हैं, यदि उनकी प्रतिबद्धता नहीं है
तो वे हिचक रहे हैं शक्तियाँ देने के लिए, और अफसर लोग तो वास्तव में शक्तियाँ देने के लिए हिचक रहे हैं, वो हिचकते हैं। लेकिन इधर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई है सब कुछ के बावजूद, और यह दुखद है उन लोगों के लिए जो वोटरी हैं पंचायती राज व्यवस्था के, जो वोटरी हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के। मैं भी उसमें अपने को शामिल पाता हूँ कि मैं वोटरी हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन पंचायत स्तर पे उसी तरह की बुराइयां आ गई हैं कई जगहों पर जो सरकार में पदाधिकारियों के बारे में कही जाती है। अब आप कह सकते हैं कि कुछ लोग यह भी उपालंब देते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, ये करप्शन का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत पंचायतों के चुनाव में हो गया है, और जो मजबूत है लोग कोशिश करते हैं कि वो पैसा भी दे सकता है उसके साथ जावे, जबकि है कि ग्राम सभा के स्तर पर जो योजनाएं पंचायत बनाएगी उनका निर्णय होता है। लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा कई जगहों पे ग्राम सभा का दबाव, जो इनएफेक्टिव पंचायत का प्रधान या मुखिया या सरपंच जो भी विभिन्न राज्यों में कहा जाता है, उस पर दिखाई नहीं पड़ता। वो मजबूत है तो मजबूत है, और उसके पक्ष में जो लोग हैं वो पक्ष में लोग हैं। अब किन कारणों से लोग हैं, ठीका पत्ता इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे फंड भी वहाँ पे आ गए हैं, और उन फंडों के उपयोग और दुरुपयोग की बातें भी प्रकाश में आ रही हैं। इसलिए मित्रों, मेरी समझ ये कहती है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 40 के अनुसार जो हमारे संविधान में कहा गया है, और अब तो 73rd अमेंडमेंट हो गया, और पार्ट 9 में जो कहा गया है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाँव के विकास के लिए जो गाँव के लोग हैं यदि बैठ के निर्णय लेते हैं तो निर्णय बिल्कुल ज़मीनी स्तर का होगा। वो ऊपर से थोपा हुआ नहीं होगा, वो नीचे से इवॉल्व करके जाएगा, वो बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को पूरी ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ ये दिखलाने की आवश्यकता पड़ेगी कि पंच परमेश्वर जो प्रेमचंद की कहानी में है, वही भावना सबके अंदर होनी चाहिए। प्रेमचंद ने गांव के बारे में उस समय जो चीज़ें लिखी हैं, हमारे गांव में उसका अभाव होता चला जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए प्रतिनिधियों का, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और जो आम जनता हैं जिनको उसका लाभ मिलना है, उन्हें भी निश्चित तौर से इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए कोशिश करनी होगी। वरना अगर ये व्यवस्था असफल हो गई तो फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो हास्य और मजाक का वायस बन जाएगा, पात्र बन जाएगा। इसलिए सभी को सोचने की आवश्यकता होगी। तो जहाँ न्याय पंचायतें बनी हुई, जैसे बिहार में तो पंच और सरपंच उसमें होते हैं, तो उन्हें भी जो छोटे छोटे झगड़े हैं गांव स्तर पर, उसका निपटारा करना होगा। छोटे झगड़ों का अगर निपटारा हो जाता है तो बात आगे नहीं बढ़ती और ज़्यादा समस्या लोगों के बीच में नहीं आती। मुकदमेबाजी में काफ़ी घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ज़मीन के झगड़े हों, चाहे छोटे मोटे फौजदारी के झगड़े हों, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम न्याय पंचायतों का है, और बहुत ही सार्थक ढंग से काम कर रहे हैं। मैं ये भी कह दूं कि बहुत सारे जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह ठीक नहीं हुआ है, हर जगह गड़बड़ी है। बहुत बढ़िया ढंग से काम हुआ है और उनसे सीखने की आवश्यकता है। कई बहुत पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, नौजवान लोग पंचायतों में आए हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर वे प्रशासन में होते तो शायद और बेहतरीन काम करते, लेकिन वहाँ भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। और इससे आशा बंधती है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का ये जो पूरा का पूरा प्रयास है, वो प्रयास निश्चित और सफल होगा। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ये कहते हुए समाप्त करूँगा। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी तो कृपया शेयर कीजिए, कृपया लाइक कीजिए, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।